रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल राज्य के बर्दवन डिस्ट्रिक्ट के सुबलदह गांव में हुआ था। उनका जन्म एक बंगाली कायस्थ परिवार में विनोद बिहारी बोस और भुवनेश्वरी देवी के घर पर हुआ था। रास बिहारी बोस एक समय में पैदा और बड़े हुए थे जब ब्रिटिश राज के दौरान भारत में महामारी और अकाल का दौर चल रहा था। रास बिहारी बोस ने साल 1899 से लेकर साल 1900 तक ब्रिटिश राज के दौरान भारत में हुए अकाल को खुद अनुभव किया था, जिसमें कई लाख भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी। रास बिहारी बोस अकाल के समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के लिए कुछ ना करने की वजह से काफी नाराज हुए थे और जिस वजह से उनके मन में ब्रिटिश सरकार के लिए नफरत पैदा हो गई और आगे चलकर बोस की ब्रिटिश सरकार के लिए नाराजगी ने क्रांति का रूप ले लिया, जिसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश राज को उखाड़ कर फेंकना था। जब रास बिहारी बोस 3 साल के थे तो उनकी मां की मौत हो गई थी, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दाई मां टिंकोरी दासी ने किया था। रास बिहारी बोस और उनकी बहन सुशीला का बचपन उनके दादाजी कालीचरण बोस और उनकी दादी जी बिंदुमुखी देवी की देखभाल में सुबलदह गांव में ही बीता था। रास बिहारी बोस की शुरुआती शिक्षा सुबलदह गांव की ही एक पाठशाला में हुई थी, जो आज के समय में सुबलदह रास बिहारी बोस एफपी स्कूल के नाम से जानी जाती है। बोस को बचपन में ही उनके दादाजी कालीचरण बोस से लाठी चलाने की ट्रेनिंग मिली थी। बोस बचपन में अपने दादाजी और अपने स्कूल टीचर बकेश्वर से क्रांतिकारी कहानियां सुना करते थे, जिससे उन्हें आगे चलकर क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करने की प्रेरणा मिली थी। रास बिहारी बोस को गांव के लोग प्यार से रासू बुलाया करते थे, लेकिन रास बिहारी बोस को सुबलदह गांव को 12 साल की उम्र में छोड़कर जाना पड़ता है। दरअसल उनके पिता विनोद बिहारी बोस का ट्रांसफर कुछ सालों के लिए हुगली डिस्ट्रिक्ट में हो गया था, जिस वजह से उन्हें सुबलदह गांव को छोड़कर अपनी नानी के घर चंडेर नगर जाना पड़ता है। अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए रास बिहारी बोस ने अपने कजन श्री चंद्र घोष के साथ चंडेर नगर के ड्यूप्लेक्स कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, जो उस समय फ्रंट रोल में था। ड्यूप्लेक्स कॉलेज में रास बिहारी बोस अपने टीचर चारू चंद्र रॉय की सोच से काफी प्रभावित हुए थे और उनकी सोच से उन्हें क्रांतिकारी राजनीति करने की बेहद प्रेरणा मिली थी। रास बिहारी बोस को उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उनके अंकल ने फोर्ट विलियम में उनकी नौकरी लगवा दी थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर शिमला की गवर्नमेंट प्रेस में कर दिया गया था, जहां पर कॉपी होल्डर की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया था उन्हें। लेकिन रास बिहारी बोस इन सब जॉब से खुश नहीं थे। उनका मन तो क्रांति की तरफ हो गया था। बाद में उन्होंने वो जॉब भी छोड़ दी और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कोलकाता का मॉर्टन स्कूल ज्वाइन कर लिया। बाद में रास बिहारी बोस ने फ्रांस और जर्मनी से मेडिकल साइंसेज और इंजीनियरिंग दोनों में डिग्री हासिल की थी। साल 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय तक रास बिहारी बोस ने क्रांतिकारी संगठन और गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया था। रास बिहारी बोस ने अरबिंदो घोष के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन को शुरू किया था, लेकिन साल 1908 में हुए अलीपुर बॉम्ब केस में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनुशीलन समिति बंगाली क्रांतिकारियों के ऊपर केस चलाने की वजह से रास बिहारी बोस को बंगाल छोड़कर जाना पड़ता है। रास बिहारी बोस अपने एक साथी की एडवाइस पर देहरादून चले जाते हैं और वहां जाकर प्रमथनाथ टैगोर के घर पर गार्डियन ट्यूटर का काम करने लगे थे। रास बिहारी बोस को देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्लर्क की पोस्ट मिल जाती है, जहां पर अच्छे से अपना काम करने की वजह से उन्हें हेड क्लर्क बना दिया जाता है, लेकिन वो अभी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होते थे। साल 1911 में चंडेर नगर में हुई एक सभा में रास बिहारी बोस के एक फ्रेंड श्रीज घोष ने तब के इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज को मारने का आइडिया देते हैं, लेकिन उस सभा में मौजूद कुछ लोगों ने श्रीज घोष के इस आइडिया को अनप्रैक्टिकल बताता है। तब रास बिहारी बोस उस सभा में कहते हैं कि उन्हें एक बॉम्ब और एक यंग क्रांतिकारी चाहिए और वो इस प्लान को पूरा कर सकते।
रास बिहारी बोस को बॉम्ब्स और एक 16 साल का जवान क्रांतिकारी बसंत बिस्वास मिल जाता है, जिसके बाद वो बॉम्ब को साल 1911 की दिवाली की रात को टेस्ट करते हैं ताकि पटाखों की आवाज के बीच बॉम्ब का धमाका सुनाई ना दे। इसके बाद रास बिहारी बोस को बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए 1 साल तक का वेट करना पड़ता है। इस दौरान रास बिहारी बोस बसंत बिस्वास को अपना नौकर के रूप में अपने साथ देहरादून ले जाते हैं और 1 साल तक बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग और रिहर्सल करवाते हैं। देहरादून में बसंत राजा पीएन टैगोर के गार्डन में एक इमेजिनरी टारगेट पर बॉम्ब फेंकने की कई महीनों तक प्रैक्टिस करते हैं। रास बिहारी बोस का प्लान होता है कि बसंत बिस्वास एक लड़की का गेटअप लेकर चांदनी चौक की बिल्डिंग्स की छत पर बैठी और लड़कियों के साथ बैठ जाएंगे और जब नीचे से लॉर्ड गुजरेंगे तो बसंत बिस्वास उसके ऊपर बॉम्ब फेंक देंगे। कई दिनों के इंतजार के बाद वो दिन आ जाता है जिसका रास बिहारी बोस को काफी समय से इंतजार था। 23 दिसंबर 1912 के दिन लॉर्ड हार्डिंज अपने वाइफ के साथ हाथी के ऊपर बैठकर चांदनी चौक में एंटर करते हैं। बॉम्ब फेंकने के लिए चांदनी चौक के घंटा घर को चूज किया गया था। प्लान के ही मुताबिक बसंत बिस्वास लड़की के गेटअप में अपनी पोजीशन पर पहुंच जाता है और लड़कियों के बीच बैठकर लॉर्ड के आने का वेट करता रहता है। बसंत बिस्वास के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग पर अवध बिहारी मौजूद थे ताकि अगर बसंत बिस्वास किसी भी कारण से बॉम्ब फेंकने में फेल हो जाते हैं तो अवध बिहारी लॉर्ड के ऊपर बॉम्ब फेंक देंगे। तभी अचानक से रास बिहारी को समझ में आता है कि देहरादून में की गई बसंत की प्रैक्टिस किसी काम की नहीं है, क्योंकि बसंत ने नीचे जमीन से हाथी के ऊपर बॉम्ब फेंकने की प्रैक्टिस की थी, ना कि किसी बिल्डिंग से। इसलिए रास बिहारी तुरंत बसंत बिस्वास के पास जाते हैं और उसे बाथरूम में जाकर लड़की का गेटअप चेंज करके लड़कों के गेटअप में आने को कहते हैं। बसंत बिस्वास लड़कों के कपड़े पहनकर नीचे सड़क पर मौजूद भीड़ में मिल जाते हैं और लॉर्ड का वेट करने लगते हैं। जब लॉर्ड हार्डिंज अपनी वाइफ के साथ हाथी पर सवार होकर आते हैं तो उनके ऊपर एक बॉम्ब फेंक दिया जाता है, जिससे वो मरते तो नहीं लेकिन बेहद गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। माना जाता है कि लॉर्ड के ऊपर बॉम्ब बसंत बिस्वास ने नहीं बल्कि अवध बिहारी ने फेंका था, जिसके लिए उन्हें बाद में फांसी भी दे दी गई थी। 23 दिसंबर की रात को रास बिहारी बोस ट्रेन पकड़कर देहरादून चले जाते हैं और अगले दिन अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद वो देहरादून में एक मीटिंग का आयोजन करते हैं जिसमें वो ब्रिटिश सरकार को पसंद करने वाले लोगों को बुलाते हैं और उनके सामने लॉर्ड हार्डिंज पर हुए हमले की बुराई करते हैं। इस सब नाटक के बाद कौन कह सकता था कि रास बिहारी बोस वही आदमी थे जो इन सब अटैक्स के मास्टरमाइंड थे और उन्होंने ही पूरे अटैक को अंजाम दिया था। लॉर्ड ने अपनी बुक माय इंडियन ईयर्स में इस पूरे इंसिडेंट को काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बताया है। साल 1913 में बंगाल में आई बाढ़ का राहत काम के दौरान रास बिहारी बोस की पहचान जतिन मुखर्जी से हुई थी। जतिन ने रास बिहारी के अंदर के लीडर्स को पहचाना था और रास बिहारी भी जतिन से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए थे, जिसके बाद रास बिहारी के अंदर आज़ादी का जोश और ज़्यादा बढ़ गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रास बिहारी बोस गदर रिवॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं और वो फरवरी 1915 में इंडियन आर्मी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह पैदा करने की कोशिश करने लगते हैं। तो क्या रास बिहारी बोस शुरू कर पाएंगे वो विद्रोह? रास बिहारी बोस ने कैसे शुरू की आज़ाद हिंद फौज, जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। वैसे आपको बता दें कि ये कहानी मेकर्स RRR में दिखा सकते हैं। वैसे आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, एंड सेफ रहिए। थैंक यू।